चलिए हम देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 10 के तीसरा चैप्टर है। चैप्टर के नाम है जल संसाधन। कुछ कहानी से स्टार्ट है। जैसे ये पूछते हैं कि पिंकी, क्या तुमने टीवी पर अस्त में आई बाढ़ पर दिल दहलाने वाली रिपोर्ट देखी है? हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाई। रास्ते में जो कुछ आया सबको बर्बाद कर लिया और बाहर ले गया। पिंकी कहती है कि हाँ चिंटू, मैंने देखा। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जल जीवन भी दे सकता है और जीवन ले भी सकता है? हम पानी के बिना क्या करेंगे? मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखाने में बहुत सारी चीज़ों के लिए काफ़ी जल की आवश्यकता होती है। क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है? कारखाने भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा की हुई बिजली से चलता है। अब मैं समझ सकता हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदियों और जल स्रोत जैसे झरने, झीलों, पोखरे और मरुधानों के आसपास क्यों बसते थे, अनुमानों क्यों बसते थे। नदियों के पास, अन्य झील स्रोतों के पास, जैसे झरनों के पास, झीलों के पास, पोखरों के पास। देखते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल पर जल से ढका हुआ है, परंतु उस समय प्रयोग में लाने वाली योग्य और लवणीय जल की अनुपात बहुत कम है। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होती है, जिनका लगातार नवीनीकरण और पुनर्भरण चक्रीय जलीय चक्र द्वारा होता है। और सारा जल जलीय चक्र से गतिशील रहता है, जिससे जल नवीनीकरण सुनिश्चित होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है और जल का नवीनीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्र में जल की कमी कैसे है? ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे और जल की नितांत की कमी झेलेंगे। और जल दुर्बलता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता के बारे में देखें। जल के विशाल भंडारण और उसके नवीनीकरण योग्य गुणों के होते हुए भी यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्बलता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि हम जल की कमी की बात करते हैं, जो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मट के संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती हुई पनिहारिणियों के चित्र चित्रित हो जाते हैं। और यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिकतर जल की कमी इससे के अतिपोषण है, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्बलता हो? और हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्बलता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उससे के परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उससे के असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। जल अधिक संख्या के लिए घरेलू उपयोग में नहीं, बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकी तथा सूखा प्रतिरोध फसलों के विकास द्वारा जब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता होती है। और आपने टेलीविजन और विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों ने के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप लगाए हैं, जिनमें सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं। और परंतु आपने सोचा होगा कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके के कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में भी कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में भी हो सकता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े औद्योगिक घटनाओं के रूप में फैली हुई है, घरानों के रूप में फैली हुई है। और उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। और उसके बाद उद्योगों का अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। और इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैलियों के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनमें संबंधित समस्या और भी गहरी हुई है। यदि आप शहरी आवास समिति या कॉलोनी पर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। उसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। तब तक हमने जल दुर्बलता के मात्रात्मक पहलू की बात की है। अब
आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्बलता है और यह दुर्बलता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में यह चिंता का विषय बना हुआ है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और यह मानव उद्योग के लिए भी खतरनाक है। जल भारत सरकार ने जल जीवन मिशन यानी JJM की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के और विशेष रूप से जीवन यापन को समान बनाने की सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। और जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर के सेवा स्तर पर पीने योग्य पाइप के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। और आपने अनुभव किया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादन क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं और जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। जिससे जल की नदियाँ विशेष छोटी सरिताएं भारत की नदियाँ विशेष छोटी सरिताएं जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई है और बड़ी नदियाँ जैसे गंगा, यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ रहा है और हर दिन घटता जा रहा है और इसके संपूर्ण जीवन में भी खतरे हैं। उसके बाद देखिए बहुउद्देशीय नदी परियोजना और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन के बारे में देखिए। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें। पुरातत्व, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख या दस्तावेज बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंधन और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय अनुकृतियां बनाई है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में भी बांध बनाए गए हैं। जैसे प्राचीन भारत में जलीय कृतियां हैं। ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नजदीक श्रीलंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था और चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण भी करवाया गया था। उसके बाद कलिंग जो वर्तमान में ओडिशा है, तो कलिंग, नागार्जुन कोंडा जो आंध्र प्रदेश है और वेनूर जो कर्नाटक है और कुल्हार जो महाराष्ट्र है, उसमें उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र के सबूत मिले हैं। और उसके बाद अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है भोपाल झील। 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी और 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास बनाए थे, एक विशिष्ट प्रकार के तालाब बनवाया था। और बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक हैं। परंपरागत बांध, नदियाँ और वर्षा जल की इकट्ठा करके बाद में उससे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए ही नहीं बनाए जाते, अपितु इनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौ संचालन और मछली पालन भी है। और इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है, जहाँ एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित है। और उदाहरण के तौर पर सतलुज और ब्यास नदी बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों में काम में आती है। और इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। और स्वतंत्रता के अनुवाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजना को उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं पर पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। और जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा करते थे। उनका मानना था कि
इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकसित होंगे। और पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बने हुए हैं। और नदी पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने में उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाती है और नदी जलीय जीवन आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देती है, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बांध के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती है, जो कालांतर में अपशिष्ट हो जाती है। बांध बहते जल को रोकते हैं और दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, और जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। बांध का अर्थ जलाशय से लिया गया है और न कि इससे को ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक ढलाव हिस्सा होता है और जिसके के ऊपर ये अंदर से जल रुक कर या लगातार बहता है। और बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य का सिंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना और उनके प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। सिंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध, मध्य बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उसके बाद बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन है और उसके बाद टिहली बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। और इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय के बृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों में लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? शायद जमींदारों और बड़े किसानों को या उद्योगपतियों और कुछ नगरीय केंद्रों को मिल रहा होगा। गांव के भूमिहीनों के लीजिए। अब क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठा पाते हैं? सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तन कर दिए हैं, जहां किसान जल गहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकी परिणाम हो सकते हैं। और इसी मैदान इसने अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ा दिया है और सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए। अब बहुउद्देशीय परियोजना के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े भी हमेशा देखने को मिलता है। और क्या आप जानते हैं कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई है। और इससे इन राज्यों में पड़ने वाली नदी के नीचे एले हिस्से में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। और मूल रूप में शुरू में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था। और हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध में विस्थापन गरीबी लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधा दिलाना हो गया है। और लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं हो जाएगी। विस्थापन का शौक स्वीकार किया और यह विश्वास करके कि सिंचाई के प्रसार में वे मलबार हो जाएगा। प्रायः रिहंद के
रिहंद के उत्तरजीवियों में हमें बताता है कि उन्होंने अपने कष्टों को देखने के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया, परंतु अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद जब उनकी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई, पूछते जा रहे हैं और हमने भी देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्या चुना है। जैसे स्रोत है एम से, जहाँ से यहाँ लिया गया स्रोत से एस शर्मा, वैली ऑफ द ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर डेवलपमेंट इन नर्मदा वैली, ये 1995 में लिखा गया था। उसके बाद देखते हैं नदी परियोजना पर उठकी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर है और यह एक विडंबना है कि जो बांध नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बांध नियंत्रण से असफल हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई थी और इन बांधों ने न केवल जान और माल का नुकसान पहुंचाया अपितु बृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ था इनके वजह से। और बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने के अर्थ यह भी है कि यह तलछट जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती और जिससे के कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है। और यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजना के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारी या फसलों में कीटाणु जनित बीमारी और प्रदूषण भी फैलते हैं। वर्षा जल संग्रहण देखें तो बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजना के लाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों से के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र के सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी तौर पर व्यवहार्थ विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते हैं और लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। और पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल यानी पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई है। अब पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम है और पश्चिमी बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल की भी खेती के लिए उपयोग में लाया जा सकते हैं। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहर इसके उदाहरण है। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाका हुआ करते हैं और इसका आकार एक बड़े कमरे जितना होता है। और फलोदी में एक घर में 6.1 लीटर गहरा, 4.27 लीटर लंबा और 2.44 लीटर चौड़ा टंका है और टंका यह सुविकसित छत जल वर्षा संग्रहण तंत्र का विभिन्न हिस्सा होता है जिससे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। वे घरों की ढालाव छतों में पाइप द्वारा जुड़े होते थे। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टंका तक पहुंचता है जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नालों के साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रहण किया जाता था। टंका में वर्षा जल का अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जाता था। यह इस जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनता था। और वर्षा जल अथवा पालन पानी जैसे कि इससे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, पालन पानी का वर्षा जल को, और प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। और कुछ घरों में तो टैंकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता है जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में राहत मिले।
एक रोचक तथ्य है, मेघालय की राजधानी शिलांग में छतवर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। और इसे रोचक इसलिए है कि क्योंकि चेरापूंजी और मानसीराम, जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलांग में 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह शहर पीने के जल की कमी एक गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के लगभग हर घर में छतवर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकताओं की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति जल संग्रहण व्यवस्था से ही होती है। और यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। और हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं आता। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। और कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गाँव गंडाथूर में ग्रामीणों ने अपने घरों में जल आवश्यकताओं की पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। और गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है। और इन गांवों ने वर्षा जल संपन्न गांव की व्याख्या अर्जित की है। और यह प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अत्यधिक जानकारी के लिए चित्र यहाँ पर 3.4 में देखे गए। इस गाँव के हर वर्ष लगभग 1000 मिलीलीटर वर्षा होती है। और 10 भराई के साथ यहाँ संग्रहण दक्षता 80% है। और यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50 लीटर जल का संग्रहण और उपयोग करता है। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 1 लाख लीटर तक एकत्रित किया जाता है। यह बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली एक है। मेघालय में नदी और झरनों के जल को बांस द्वारा अपने बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है और उससे सैकड़ों लीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंदे प्रति मिनट तक घटकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद दूसरा चित्र दिया गया है कि पहाड़ी शिखरों पर सादा नीरा झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइपों का उपयोग किया जाता है। और इन पाइपों का माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के निचले स्थानों तक पहुंच जाता है। दूसरा और तीसरा चित्र में है कि बांस के निर्मित चैनल से पौधे के स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है। पौधों तक बांस पाइप से बनाई या बिछाई गई विभिन्न जल शाखाओं में जल वितरित किया जाता है। पाइपों में जल प्रवाह इनकी स्थिति में परिवर्तित करके नियंत्रित किया जाता है। चौथा है कि इन पाइपों को सड़क पार ले जाना हो तो उन्हें भूमि पर ऊंचाई से ले जाया जाता है। पांचवा है संकुचित किए हुए चैनल सेक्शन और पंथांतर इकाई जल सिंचाई के अंतिम चरण में प्रयुक्त की जाती है। और अंतिम चैनल सेक्शन से पौधे की जड़ों के निकट जल गिराव किया जाता है।